हेलो। हम पहले वीडियो में देख चुके हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, पोर्टो-नोवा की लड़ाई 1781 ईस्वी, जिसमें सर आयरकूट हैदर अली को पराजित करता है। हैदर अली युद्ध में मारा जाता है। टीपू सुल्तान युद्ध में ही सुल्तान बनता है और उसके बाद फिर वह मंगलोर की संधि कर लेता है। युद्ध समाप्त हो जाता है। तो ये पहले वीडियो में देख चुके हैं। उसके बाद 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस कंपनी का गवर्नर जनरल बनकर आता है और इस समय कंपनी की नीति पिट के भारतीय कानून के अनुसार पिट्स एक्ट आता है और उसके अनुसार किसी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं करने की नीति वो अपनाते हैं तथा गवर्नर जनरल कंपनी के डायरेक्टर्स को विशेष अनुमति लिए बगैर किसी भी भारतीय रियासत से युद्ध अथवा उसके किसी भी आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तथा न ही कोई इस प्रकार की संधि की जाएगी जिससे किसी प्रकार के युद्ध की आवश्यकता पड़े। तो पिट्स इंडिया एक्ट के में ये सब चीज़ें लागू की गई थी भारत के संदर्भ में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैसूर का तृतीय युद्ध जो 1790 से 92 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था। इसमें देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू से युद्ध करने के विचार से निजाम तथा मराठों के साथ समझौता करता है। 1788 ईस्वी में निजाम ने कंपनी को गुंटूर नामक प्रदेश दे दिया था तथा निजाम ने अंग्रेजी फौजों को मंगलोर की संधि के अनुसार कुछ इलाके पुनः लेने को कहा। अंग्रेजों ने उन जिलों पर टीपू के अधिकार को स्वीकार कर लिया था, परंतु निजाम अभी भी अपना वहां पर दावा कर रहा था। कॉर्नवालिस ने निजाम को टीपू के विरुद्ध फौजी सहायता देना स्वीकार कर लिया, जिसका परिणाम ये निकला कि टीपू सुल्तान ट्रावनकोर पर आक्रमण कर देता है और यही ट्रावनकोर पर आक्रमण करना ही तृतीय मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बना। इस युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित होता है क्योंकि पूरी तरह से श्रीरंगपट्टम था उसका घेरा अंग्रेज डाल चुके थे और वह इसमें पराजित होता है। और उसके बाद 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इस संधि के तहत यह तय किया जाता है कि जो मैसूर का आधा भाग है वो अंग्रेज तथा उसके सहयोगी निजाम हैदराबाद के और मराठे महाराष्ट्र के उनमें आपस में बांट लिया जाएगा। और युद्ध को चूंकि अंग्रेज ऐसा मानते हैं कि थोपा गया था टीपू के द्वारा, इसलिए 1 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति वह अंग्रेजों को देगा। अगर धनराशि 1 करोड़ रुपए की नहीं दे पाता है टीपू सुल्तान तो उसके 2 पुत्र कॉर्नवालिस के पास बंधक के रूप में रखे जाएंगे। तो ये एक बड़ी कड़ी शर्त यहां पे रखी गई थी। इस संधि के बारे में कॉर्नवालिस कहता है कि हमने अपने मित्रों को अधिक भयानक बनाए बिना ही शत्रु को फलदायक रूप से लंगड़ा कर दिया। यानी कि जो मित्र थे उनसे भी कहीं ना कहीं अच्छे संबंध रखे और जो दुश्मन थे उसको वह पराजित कर देते हैं। तो इस प्रकार ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद देखते हैं सर जॉन सॉर गवर्नर जनरल बनकर आता है और वह मैसूर के प्रति अहस्तक्षेप की नीति अपनाता है। तो सर जॉन सॉर को वैसे इसमें आपके नोट्स में भी है कि अहस्तक्षेप की नीति का जन्मदाता माना जाता है और पूछा भी इसके बारे में यही जाता है कि हस्तक्षेप नीति का जन्मदाता कौन है, सर जॉन सॉर। बाकी इतनी कोई बड़ी उपलब्धि उसकी
नहीं है। ये सन 1793 से 1798 ईस्वी तक भारत में गवर्नर जनरल रहा था। तो ये आंग्ल तृतीय युद्ध था। उसके बाद आता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1799 को लड़ा गया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो गवर्नर जनरल बन के आया वो था लॉर्ड वेलेस्ली, और वो एक बहुत बड़ा प्रस्ताव लेके आया था। सहायक संधि का कॉन्सेप्ट वो भारत में लेके आया था, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। और उसने बहुत सी भारतीय रियासतों के साथ समझौते किए भी, जिनका वास्तविक उद्देश्य यही था कि अंग्रेजी कंपनी की वास्तविक धनराशि सामग्री में वृद्धि करना तथा विदेशियों को भारतीय रियासतों से बाहर करना, और भारतीय रियासतों के मामले में अंग्रेजी कंपनी को पंच की स्थिति प्रदान करना। मतलब जो भी निर्णय लेगा वो कंपनी लेगी। इस सहायक प्रणाली के अधीन जो शासक इस प्रकार के सहायक समझौते में सम्मिलित होता था, उसे अंग्रेजी कंपनी के फौजी दस्ते रखने के लिए या तो रुपए देने पड़ेंगे अथवा अपना एक प्रदेश अर्पण करना पड़ेगा, जिससे वो अपना खर्चा निकाल सके। उसके साथ ये भी स्वीकार करना पड़ता था कि किसी विदेशी राज्य के साथ बातचीत अंग्रेजी कंपनी द्वारा ही करनी पड़ेगी। यानी कि जो भी रियासत है, अगर वो किसी बाहरी शक्ति से अगर बात करती है तो उसमें अंग्रेजी कंपनी की सहमति लेना आवश्यक था। यदि शासक को किसी अन्य रियासत के शासक के साथ किसी प्रकार का मतभेद हो तो अंग्रेजी कंपनी को मध्यस्थ मानना पड़ेगा। इसके साथ ही किसी भी भारी आक्रमण, जैसे उस समय फ्रांस ही मुख्य था, अथवा आंतरिक संकट के समय कंपनी उनकी सहायता करने के लिए वचनबद्ध थी। तो ये सहायक संधि का जो कॉन्सेप्ट था वो वेलेस्ली लेके आया था, और उसने काफ़ी रियासतों के साथ सहायक संधि की और वहाँ सुरक्षा का आश्वासन दिया। लेकिन सुरक्षा के एवज में वो वहाँ पे अपने फौजी दस्ते रखते थे, जिसका खर्चा वहाँ की रियासतें उठाती थी। तो यहाँ पर वो अपने आप को सेफ भी थे और रियासतों को आपस में कहीं न कहीं लड़वाने का काम भी कर रहे थे। तो इसी सहायक संधि के मूल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर का युद्ध भी छिपा हुआ है। ये 1799 ईस्वी में हुआ था, और यही प्रस्ताव लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर के सामने भी रखा। लेकिन मैसूर ने सहायक संधि के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। टीपू सुल्तान लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किए गए अपमान का बदला भी लेना चाहता था, क्योंकि जो संधि हुई थी श्रीरंगपट्टम की, तो उसमें वो बड़ी टीपू सुल्तान के लिए असहनीय संधि थी, तो उसका कहीं ना कहीं बदला लेना चाहता था। अतः उसने फ्रांसीसियों तथा अन्य विदेशी शक्तियों से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। अब कैसे बर्दाश्त करते हैं अंग्रेज, क्योंकि जो सहायक संधियां जो दूसरे रियासतों पर अपना रहे थे उसमें बिल्कुल क्लियर था कि कोई भी भारी शक्ति अगर आक्रमण करती है या समझौता करती है तो उसमें अंग्रेजों की सहमति है। वो अलग बात है कि इन्होंने अस्वीकृत किया था सहायक संधि को, लेकिन वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान से निपटने के लिए पूर्व निजाम को अपने पक्ष में कर लिया। हैदराबाद का जो निजाम था उसको वह अपने पक्ष में कर लेता है और टीपू सुल्तान को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। किंतु टीपू सुल्तान आत्मसमर्पण नहीं करने वाला था और उसने युद्ध का मार्ग ही कहीं न कहीं अपनाया। इस युद्ध में श्रीरंगपट्टम में जो शुरू हुआ था वहां पर टीपू सुल्तान की इसमें युद्ध के मैदान में मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध की खासियत यह रही कि जो मराठे और निजाम जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू के विरुद्ध थे, यहाँ पर वो दोनों तटस्थ रहते हैं और कहीं न कहीं चतुर्थ आंग्ल मैसूर की यहाँ पे टीपू सुल्तान के मरने के साथ ही समाप्ति हो जाती है। इसके बाद जब मैसूर को जीत लेता है लॉर्ड वेलेस्ली, तो वह मार्क वंश की उपाधि धारण करता है
और कहता है कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है ना। यूरोप से आए थे और भारतीय जो क्षेत्र पड़ता था दक्षिणी पूर्व एशिया में पड़ता था, और इसी परिप्रेक्ष्य में कहा था कि ये शक्तिशाली शक्ति थी मैसूर में, तो कहीं ना कहीं अब पूरब का जो साम्राज्य हमारे कदमों में आ चुका है। तो ये हमारा एक सफर था आंग्ल मैसूर संबंधों को लेके, जो हमने शुरुआत की थी हैदर अली से, जो संस्थापक के रूप में माना जाता है मैसूर का। उसके बारे में कुछ विस्तार से पढ़ा था। टीपू सुल्तान के बारे में हमने आपको काफ़ी कुछ बताया था कि टीपू सुल्तान ने क्या कुछ यहाँ पे किया था। काफ़ी जिसके बारे में काफ़ी सुधार भी उसने किए थे यहाँ पे, और काफ़ी टक्कर ली। लेकिन 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, संधियाँ होती है, और अंततः मैसूर कहीं न कहीं अंग्रेजों से परास्त होते हैं। इस प्रकार मैसूर में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना होती है। ये सारा अंग्रेजी और जो मैसूर राज्य था उसके बीच का जो घटनाक्रम था उसके बारे में आपको बताया है। तो आपको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, उसके बाद जो मद्रास की संधि है बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर में युद्ध, एक पोर्टो नोवा की लड़ाई के बारे में बताया था कि सर आयरकूट हैदर अली को पराजित करता है, पूछ लेते हैं उसको भी, तो ध्यान रखना है। उसके बाद फिर मैंगलोर की संधि होती है लॉर्ड मैकार्टने और टीपू के बीच, वो आपको ध्यान रखना है। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, वापिस तीनों शक्तियाँ एक हो जाती है, मराठे, निजाम और अंग्रेज, और लड़ते हैं टीपू के खिलाफ। टीपू पराजित होता है। श्रीरंगपट्टम की संधि होती है जो है बहुत अपमानजनक होती है टीपू सुल्तान के लिए। और फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। तो ये आंग्ल मैसूर संबंधों के बारे में एक पूरा विवेचन आपके सामने किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा विस्तार से पढ़ोगे तो यही सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। थैंक यू।